सर जय हिंद। कर्नल जे.एस. सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ा अहम मुद्दा था, मुझे लगा सोडी सर से मैं उस पर बातचीत करूं। हाल ही में सेना की तरफ से साइटेशंस दिए गए, कुछ वीडियो भी रिलीज किए गए और उसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी कि चीन ने ना सिर्फ 2020 में बल्कि 2022 और 23 में भी एलएसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी और भारत के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब चीन को दिया था। ये खुलासा बहुत कुछ कहता है सर, और ये बताने के लिए काफी है कि एलएसी पर हालात वाकई में चिंताजनक हैं और आने वाले वक्त में ये और चिंताजनक हो सकते हैं। कर्नल सोडी साहब। राजेश जी, ये जो दो इंसिडेंट जिसका आपने जिक्र किया, ये तब पब्लिक ग्लेयर या मीडिया ग्लेयर में आए जब सेंट्रल कमांड और वेस्टर्न कमांड की इन्वेस्टिचर सेरेमनी हुई। और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना में जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी होती है उसका मतलब होता है कि जब वीर अफसर, जेसीओ और जवानों को जब अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो हर कमांड वाइज ये इन्वेस्टर सेरेमनी होती है और इसमें उनका साइटेशन का या जो उनका क्वालिफाइंग एक्ट होता है जिसके बेसिस पे उन्हें अवार्ड मिलता है, उसका एक ब्रीफ पैरा एक पढ़ा जाता है। तो जब ये पैराग्राफ पढ़े गए, ये दो इंसिडेंट जिसका आपने जिक्र किया, एक सेंट्रल कमांड में और एक वेस्टर्न कमांड में, तब मीडिया के कुछ लोगों ने इसको पकड़ा और फिर वो काफी मीडिया में डिस्कस हुआ, पब्लिश हुआ। ये एक चीज जो दिखाती है कि जैसा आपने सही कहा कि एलएसी पे अभी भी शांति नहीं है और शांति होगी भी नहीं। हम जितना कह लें कि युद्ध नहीं होगा, चीन हमारा दोस्त है, हकीकत कुछ और है। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा जब भी उन्हें समय मिले वो दो किताब जरूर पढ़ें। द लास्ट वॉर जो प्रवीण साहनी ने लिखी है, और दूसरी है व्हेन चाइना अटैक्स जो कर्नल ग्रांट न्यूज़ैम ने लिखी है। ये दोनों लेखकों ने बड़े अच्छे आंकड़ों के साथ और एनालिस्ट के साथ बताया है कि चीन कितना बड़ा दुश्मन है भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। तो हम चीन को डाउन प्ले या अंडर प्ले करते आए हैं। हमें याद होगा 1998 में जो हमारे तब के रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने बयान दिया था कि भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं है बल्कि चीन है। उनके ऊपर इतना राजनीतिक दबाव आया कि 5 साल बाद 2003 में उन्हें अपना यह बयान वापस लेना पड़ा। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो श्री जॉर्ज फर्नांडिस का यह बयान बिल्कुल सही और सटीक था। अभी भी हम ओपनली कहने से हिचकिचाते हैं कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि हकीकत यही है कि वो हमारे लिए पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारे लिए चीन है। देखिए, हमारे अधिकतर इंडियन मीडिया में, हमारे अधिकतर इंडियन पब्लिक में भी पाकिस्तान बैशिंग का एक जुनून होता है। पाकिस्तान बैशिंग के आप ट्वीट्स करो, वीडियो करो, वो काफी जल्दी वायरल होते हैं, लेकिन चीन के बारे में हम अभी भी बहुत हिचकते हैं बोलने से। ये एक छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा, जब किसी आदमी को कोई बीमारी होती है, जब तक वो उसको खुद नहीं एहसास होता कि मेरे को ये बीमारी है, वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं जाता है। तो यही एग्जाम्पल को अगर हम बड़े पैमाने में लें, हम चीन का मुकाबला तब कर पाएंगे जब हम पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं और हम पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं कि चीन हमारा दुश्मन है। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं, ये ना ये आखिरी थे ना ये पहले थे, ये आने वाले समय भी में और होंगे। और जैसे जैसे 2035 नजदीक आएगा, ये इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा होंगे। और 2035 की अहमियत मैंने कई बारी आपके शो में बताई है, जो भारत के लिए 2035 की क्या अहमियत है। ठीक सर, जो चीज समझना जरूरी भी है, पहले मैं भारत की बात कर लूं। लंबे वक्त से जब से सीडीएस रावत सर सीडीएस बने तो उन्होंने टू फ्रंट वॉर, और जब वो आर्मी चीफ थे तब भी टू फ्रंट वॉर की बात की थी। मैं टू फ्रंट को छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ सिंगल फ्रंट यानी कि चाइना वाले फ्रंट की बात करना चाहूंगा। कितनी तैयारी हो चुकी है सर, और कितनी तैयारी करने की अभी जरूरत है? क्योंकि 2035 के लिए सिर्फ 11 साल या कहें तो 10 साल बाकी है सर। राजेश जी, जो भी ये युद्ध होगा, ये सिंगल फ्रंट नहीं होगा। और अगर सिंगल फ्रंट भी होगा तो सिंगल फ्रंट का मतलब बदल चुका है। सिंगल फ्रंट का मतलब है कि चीन और पाकिस्तान पूरी तरह से इकट्ठे हो चुके हैं मिलिट्री कैपेबिलिटीज में।
और मेरे को 1-1.5 घंटा लग जाएगा समझाने के लिए कि सारी टाइमलाइंस अगर हम देखें तो सारी टाइमलाइंस बता रही कि चीन और पाकिस्तान के जो सैनिक रिश्ते हैं वो कितने मजबूत और अटूट हो रखे हैं और ये भारत के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। पिछले साल 9 अगस्त को हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरावने उन्होंने द प्रिंट में एक लेख छापा था। उसमें उन्होंने कहा था कि 2 फ्रंट वॉर अगर भारत पे होती है तो भारत के लिए दिक्कत पैदा होगी। आपका जो प्रश्न है कि हमारी कितनी तैयारी है, आज की तारीख में चीन हमसे 30 साल आगे है सैनिक तैयारी में। अगर हम सोचें कि हम दिन रात सैनिक तैयारी करेंगे चीन का मुकाबला करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितनी हम तैयारी करेंगे चीन सोएगा नहीं। चीन पिकनिक मनाने रोटी खाने कहीं नहीं जाएगा, चीन भी अपनी तैयारी उतनी करता रहेगा। तो हमारा जो चीन का जो फासला है वो आज की तारीख में 30 साल है, और जब तक हम कोई ऐतिहासिक कदम नहीं उठाएंगे ये फासला कम होने के चांसेस बहुत कम है। मैं एक छोटे आंकड़े से अपने जवाब को बताना चाहूंगा। चीन में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 21 परमाणु पनडुब्बियां और 200 युद्ध पोत का कंस्ट्रक्शन दिन रात उनके नेवल डॉकयार्ड में चल रहा है, क्योंकि चीन का लक्ष्य है कि ये सारों की कंप्लीशन 2030 तक होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने में अगर चीन अपनी नौसेना को एक्सपैंड कर रहा है तो जरूर उसके मंसूबे या जरूर उसकी मंशा कुछ और है, शांति के मंसूबे उसके नहीं है। तो और मैं साथ में ये बताना चाहूंगा कि हम इसको कैसे ओवरटेक कर सकते हैं। हम इसको 2 तरीकों से ओवरटेक कर सकते हैं। पहला, हमें चीन के आर्थिक जंजाल में से निकलना होगा। हम सारे जानते हैं कि कोविड का जो वायरस था वो चीन से निकला एंड 2019 में, जून 2020 में गलवान हुआ, लेकिन तब भी साल प्रति साल हमारा चीन के साथ व्यापार बढ़ता जा रहा है। तो पहली चीज, हमें चीन के साथ व्यापार बंद करना चाहिए, हमें चीन के आर्थिक जंजाल में से निकलना चाहिए, क्योंकि जो हम 1 रुपया चीन को दे रहे हैं वही 1 रुपया वो हमारी सेना के अगेंस्ट यूज कर रहा है अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के लिए। दूसरी चीज, हमें अपना बजट बढ़ाना होगा। और मैं मानता हूं कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन हमारे सामने हमने चुनना है नेशनल सिक्योरिटी है या पैसा है। और इस वक्त जैसे आपने सही कहा, हमारे पास 11 साल का समय है। हमें अपना डिफेंस बजट बहुत बड़े पैमाने से बढ़ाना होगा। हमें लेटेस्ट चीजें खरीदनी होंगी जो हम अंदर नहीं बना सकते हैं। हथियारों के मामले में हमें ऑफ द शेल्फ खरीदनी होगी, क्योंकि ये 2035 का जो साल है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और जितनी हम जल्दी इसकी तैयारी करें उतने हम सुखी रहेंगे, उतने हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है सर, 2-3 चीजें जो अब मुझे आपसे समझनी है। क्वेड की बहुत चर्चा होती है, मेरी कई लोगों से बात होती है तो कहते हैं कि हिंदुस्तान क्वेड में है, वो किस लिए बनाया गया है, चीन का काउंटर करने के लिए है। ऑक्स की बात होती है, कितनी उम्मीदें हम इन तमाम संगठनों के ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जो हमने देखा है कि आपकी जंग आपको ही लड़नी पड़ेगी, कोई अपना कंधा आपको नहीं देगा। और क्या वो वक्त आ चुका है कर्नल सोडी सर कि आपको वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, जापान के साथ अपने जो रणनीतिक रिश्ते हैं उनको और मजबूत करना होगा, उन्हें अपने साथ लामबंद करना होगा चीन के खिलाफ सर? राजेश जी, हम चाहे क्वाड की बात करें, चाहे वियतनाम फिलीपींस के साथ एक सैनिक रिश्ते की बात करें, लेकिन जैसे आपने अपने प्रश्न में खुद सही कहा कि जब मुसीबत आती है तो हर इंसान या हर देश अकेला ही होता है, और इसके हमारे सामने कितने बड़े एग्जाम्पल हैं, चाहे यूक्रेन है, चाहे इसराइल है, सारे अपने युद्ध खुद लड़ रहे हैं। तो हम सैनिक रिश्ते तो बना सकते हैं, लेकिन हमें उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त आने पे हमें अपनी जंग खुद लड़नी होगी। जहां तक कॉर्ड की बात है, पिछले साल तक मैं भी कई फोरम्स में कहता था कि कॉर्ड बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन पिछले कुछ महीने में मेरा भी विचार बदल चुका है। क्योंकि आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चीन गए, जापान चीन के साथ दोबारा अच्छे रिश्ते की बात कर रहा है, अमेरिका ने 15 नवंबर को पिछले साल चीन के राष्ट्रपति को इनवाइट किया। तो क्वाड के जो 3 देश हैं वो चीन के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।
एक भारत ही क्वाड में आइसोलेटेड है, जिसके अभी तक जब भारत और चीन के रिश्तों में अभी भी बहुत खटास है। तो जब ऐसी सिचुएशन है आज की तारीख में, कल अगर चीन हम पे फर्ज करो हमला करता है, तो क्या हम क्वाड के बाकी 3 देशों से कुछ एक्सपेक्ट कर पाएंगे? मेरी उम्मीद में हम कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर पाएंगे। जहां तक फिलीपींस की बात भी है, वियतनाम की बात भी है, वो बहुत छोटे देश हैं। वो खुद चीन से बौखलाए हुए हैं। कल अगर हम भी उनसे मदद मांगेंगे, उनके पास पहले बताओ रिसोर्सेज ही इतने कम है, वो उन कम रिसोर्सेज में से क्या हमें देंगे? मेरे को तो नहीं लगता कुछ खास देंगे। एक आधा युद्ध पोत भेज देंगे, उससे हमारा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें अपनी तैयारी खुद करनी चाहिए। हमें ये 2 फ्रंट वॉर या 2.5 फ्रंट वॉर जब भी हो, हमें उसके लिए पूरा तैयार होना चाहिए लड़ने के लिए। ठीक है सर, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है, एक जवाब मुझे चाहिए होगा कि अब 20 बार की कोर कमांडर मीटिंग हो चुकी है और अब जो बात सामने आई निकल कर कि 28 से 29 बार दोनों देशों के राजनयिक भी पूर्वी लद्दाख या एलएसी के मसले को सुलझाने के लिए मिल चुके हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो क्या जो आप इशारा कर रहे हैं, वो ही हरकतें कुछ चीन भी कर रहा है? वो नहीं चाहता कि भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाया जाए, और अगर सुलझाया जाए तो वो उसकी शर्तों पर हो, और वो शर्तें भारत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। थोड़ी-सा राजेश जी, अब तक 20 लेवल ऑफ कोर कमांडर लेवल टॉक्स हो चुकी हैं और इन 20 लेवल ऑफ कोर कमांडर टॉक्स में कुछ नहीं निकला है। और हम 40 और कोर कमांडर लेवल टॉक्स कर लेंगे, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें यह समझना होगा, चीन हालांकि हमारा दुश्मन देश है, लेकिन जी, उस एक बात दाद देने वाली है कि जो वो ठान लेता है वो करता है। चाहे 30 साल लगे, 40 साल लगे, और जो उसने प्लानिंग की है वो पब्लिक डोमेन में डालता है। उसकी नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पब्लिक डोमेन में है, और चीन के मंसूबे बिल्कुल क्लियर हैं। उसके लिए टारगेट या निशाना नंबर 1 है ताइवान, निशाना नंबर 2 है अरुणाचल प्रदेश। और जो हम 2035 की बार बार बात कर रहे हैं, उसमें भी ये लेख में चीन के एक अखबार ने लिखा है 2035 में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लिए हमला करेगा, उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत पे अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो ये हमें समझना होगा, हम चीन के साथ जितनी दोस्ती कर लें, जितना व्यापार कर लें, जो कुछ कर लें, वक्त आने पे चीन वही करेगा जिसकी प्लानिंग वो कर रहा है। क्योंकि चीन ऐसा देश है, जैसे मैंने पहले बताया, जो वो ठान लेता है वो करता है। और उसके लिए ताइवान और अरुणाचल प्रदेश निशाना नंबर 1 और 2 है।